Hello, class 12. Welcome to the last part of Lost Spring Stories of Stolen Childhood. So, बिना किसी देरी के हम कंटिन्यू करेंगे द स्टोरी ऑफ मुकेश. ओके, सो पार्ट 3 में हमने क्या जाना था? एक क्विक रिकैप ले. हमने जाना मुकेश को कैसे वो सपना देखता है एक मोटर मैकेनिक बनने का, बट नरेटर जो अभी अभी फिरोजाबाद पहुंची है और उसने जाना है कि फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, कैसे उसे लगता है कि मुकेश का ये सपना शायद सपना ही बन के रह जाए, क्योंकि जिस जगह वो है फिरोजाबाद में, वहां वो हर इंसान को सिर्फ एक काम में एंगेज देख रही है, वो है बैंगल मेकिंग. एंड उसका ये विश्वास तब यकीन में बदल जाता है जब मुकेश उसे अपने घर लेके जाता है, जहां वो देखती है कि कैसे यंग सी विमेन घर की सारी जिम्मेदारियां उठा रही है, कैसे मुकेश की दादी जिन्होंने अपने खुद के हस्बैंड को बैंगल मेकिंग की वजह से ब्लाइंड होते देखा है, अपने बेटे और अपने पोतों को भी यही बैंगल मेकिंग का काम करने पे मजबूर कर रही है, क्योंकि उन सब के अकॉर्डिंग हम खुश नसीब हैं कि हम बैंगल मेकर्स की फैमिली में पैदा हुए. तो अभी हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसी काम को आगे कंटिन्यू रखें. और सिर्फ मुकेश का परिवार उसमें नहीं है, हर एक परिवार जो उस एरिया में रह रहा है और बैंगल मेकिंग से जुड़ा है, वो इसी चीज में बिलीव करता है कि हमें और कोई काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ बैंगल मेकिंग के ही इस काम को कंटिन्यू रखना है, डिस्पाइट यहाँ वर्किंग कंडीशंस कितने खराब होते हैं, बच्चों का बचपन छिन जाता है, वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, अक्सर बड़े होते होते उनकी आंखों की रोशनी भी चली जाती. तो क्यों ऐसा ट्रेडिशन वो लोग फॉलो करते हैं और क्यों ऐसी सिचुएशन है फिरोजाबाद में? चलिए आगे जानते हैं कि स्टोरी में क्या होता है. सविता, a young girl in a drab pink dress. So अब नरेटर इंट्रोड्यूस करती है हमें एक नए कैरेक्टर से जिसका नाम है सविता. वो वहां पर एक पुरानी सी पिंक कलर की ड्रेस में बैठी है अलोंग साइड एन एल्डरली विमेन, और उसके साथ में शायद उसकी दादी है, सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास. तो वो सोल्डर कर रहे हैं, यानी हीट कर रहे हैं मेटल को, उसे जोड़ने के लिए ग्लास के पीसेस को आपस में, जिससे वो चूड़ियां बना सके. As her hands move mechanically like the tongs of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. अब क्योंकि वो रोज ये काम करते हैं तो उसके हाथ मशीन की तरह तेज तेज चलते हैं. एंड उस बच्ची को देख नरेटर के मन में एक ख्याल आया कि क्या ये बच्ची जानती और समझती है इन बैंगल्स की सैंक्टिटी. सैंक्टिटी इज क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं ये बैंगल्स, कितने ऑस्पिशियस होते हैं ये बैंगल्स. इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमेन सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज. इन बैंगल्स की अपने आप में एक बहुत बड़ी मान्यता है. ये सिंबलाइज करते हैं एक इंडियन वुमेन का सुहाग और उनकी शादी का एक सिंबल है, बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन है. बट ये बच्ची जो आज बैंगल्स बना रही है, शायद वो इतनी महत्वता इन बैंगल्स की नहीं समझती. इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे. ये वो चीज कब समझेगी? जिस दिन हर हेड इज ड्रेप्ड विद अ रेड वेल, उसके सर पे वो लाल चुनरी उड़ाई जाएगी. हर हैंड्स टाइड रेड विद हिना, उसके हाथों में मेहंदी लगाई जाएगी. एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, उसके हाथों में सुहाग का लाल चूड़ा यानी लाल चूड़ियां पहनाई जाएगी. शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और वो उस दिन एक ब्राइड बन जाएगी, जैसे वो ओल्ड वुमेन बनी होगी beside her who became one many years ago. She still has bangles on her wrist but no light in her eyes. आज भी वो ओल्ड वुमेन के हाथों में बैंगल्स हैं बट आंखों में रोशनी नहीं. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, she says. तो वो ओल्ड वुमेन नरेटर को बताती है कि पूरी जिंदगी निकाल दी बैंगल मेकिंग करने में, बट एक वक्त पेट भर रोटी नसीब नहीं. She has not enjoyed even one full meal in her
entire lifetime. That's what she has reaped. इतनी मेहनत के बाद भी उस औरत को ये नसीब हुआ, आंखों की रोशनी चली गई और भरपेट रोटी भी नहीं मिली. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. तो वो ओल्ड मैन जो शायद उनका हस्बैंड है, तो एक ओल्ड मैन जो उनके हस्बैंड है, लंबी सी दाढ़ी है उनकी, वो नरेटर को क्या बताते हैं कि भाई मुझे और कुछ नहीं आता, सिर्फ बैंगल्स बनाने आते हैं, और उसी के जरिए मैं बस अपने परिवार के लिए घर बना पाया रहने के लिए. ये सुन के नरेटर सोचती है, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. ये बात नरेटर को हिट करती है कि एटलीस्ट बैंगल मेकिंग से वो अपना खुद का घर तो बना पाए. कई लोग तो उतना भी नहीं कर पाते. He has a roof over his head. तो उनका ये कहना कि बैंगल मेकिंग से उन्हें कुछ नहीं मिला, ये गलत है, क्योंकि बैंगल मेकिंग ने एटलीस्ट उन्हें उनके सर पे छत दे दी, जो आज भी कईयों का सपना है, अपनी खुद की छत. The cry of not having enough money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. ये कहानी घर घर की है. हर कोई परेशान है कि उनके पास कभी इतने पैसे नहीं बचते बैंगल मेकिंग से कि वो पेट भर रोटी खा सके, क्योंकि जो पैसे वो कमाते हैं उन्हें अगली बार के बैंगल्स बनाने में उन्हें लगाना पड़ता है. The young men echo the lament of their elders. तो जो आगे आने वाले जनरेशन है वही अपने बाप दादा के दुख को सह रहे हैं और वही रिपीट हो रहा है. Little has moved with time. वक्त के साथ कुछ नहीं बदला है इन फिरोजाबाद. Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. क्योंकि सालों साल से उन लोगों को बचपन से मैकेनिकली ट्रेन कर दिया गया है कि तुम बैंगल मेकर के यहाँ पैदा हुए तो तुम बैंगल ही बनाओ, बैंगल से इतने ही पैसे कमा पाओगे कि अगली बार का लॉट बना सको. तुम्हारी लाइफ का यही साइकिल है. तो इस चीज ने, इस थॉट ने उनके दिमाग को सुन कर दिया, उनके सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी. तो अब उनमें से कोई एक इनिशिएटिव भी लेना नहीं चाहता कुछ और करने की. वो सपने देखना भूल चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनकी लाइफ इसी चक्रव्यूह में फंस के रह गई. Why not organize yourselves into a cooperative? तो नरेटर उनको एक सजेशन देती है कि तुम सब कलाकार हो, तुम सबके हाथ में एक कला है, तो सब मिलो, एक साथ मिलके एक अलग बैंगल मेकिंग वर्कशॉप लगाओ, एंड इससे शायद तुम ज्यादा पैसे कमा पाओ. सो ये बात नरेटर पूछती है एक ग्रुप ऑफ यंग मेन को जो इस विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन में फंस के रह गए हैं, जिन्होंने उनके बाप दादाओं को फंसाया था. तो वो यंग मैन क्या कहते हैं, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल. अगर हमने ऐसी कोशिश भी की ना तो पुलिस वाले हमें उठा के ले जाएंगे, हमें मारेंगे कि हम कुछ गलत कर रहे, हम कुछ गैर कानूनी कर रहे. There is no leader among them, no one who could help them see things. उनमें से किसी में हिम्मत नहीं है आगे बढ़ के उन सबको रास्ता दिखाने. वो सब एक्सेप्ट कर चुके हैं कि यही हमारी जिंदगी. Their fathers are as tired as they are. तो कई बार एक्सपेक्ट किया जाता है कि बड़े बूढ़े शायद वो डायरेक्शन उन्हें देंगे, बट वो लोग भी थक चुके, हार चुके. उनके अकॉर्डिंग यही यही जिंदगी है भाई, जी लो, सरवाइव कर रहे हो, रोज उठ के काम पे जा रहे हो, लौट कर सो पा रहे हो, एंड अगले दिन उठ कर वापस वो साइकिल रिपीट कर पा रहे हो, बस बहुत है. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. उनकी लाइफ में गरीबी है, निर्दयता है, किसी को उन पे दया नहीं आती है, लालच है उन मिडिलमैन का, उन वर्कशॉप वालों का, मालिकों का, एंड उनके साथ हुए इनजस्टिस का. तो बस यही लूप में वो लोग फंस के रह गए.
लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स। तो नरेटर कह रही है उनकी बातों को सुन के, उनकी कहानी को सुन के मुझे दो बहुत ही अलग दुनियाएं दिखती हैं। वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty, एक ऐसे परिवार की जो गरीबी के चक्कर में फंसी हुई है, burdened by the stigma of caste in which they are, एंड उनके ऊपर बर्डन है कि उनकी फैमिली की हर जनरेशन भी वही काम करेगी जो उनके दादा परदादा कर रहे हैं। उनमें से कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले रहा कि पढ़ लिख के कुछ और करे। द अदर, तो घर के अंदर अगर ये सिचुएशन है तो दूसरी लाइफ साइकिल उनकी एक विशियस सर्कल ऑफ साहूकार, मिडलमैन, पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। तो घर के बाहर की जिंदगी कोई उनकी अच्छी जिंदगी नहीं है, वो फंसे हुए हैं ट्रैप जहां से बच के निकलना उनके लिए पॉसिबल उन्हें नहीं लगता। सो ये सब मिला जुला के दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। तो बच्चा अभी पैदा हुआ ही है और उस पर ये सारा बैगेज उन्होंने डाल दिया। इससे पहले उसकी सोचने समझने की शक्ति डेवलप भी हो, उसको वहीं रोक दिया गया कि भाई नहीं, यही जिंदगी है। सो बिफोर ही इज इवन अवेयर, ही कौन, वो बच्चा, बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट as naturally as his father। तो वो बच्चा इससे पहले क्वेश्चन करना भी सीखे कि ये सही है या गलत, वो एक्सेप्ट कर लेता है अपनी लाइफ को, अपनी सिचुएशंस को, जैसे उसके फादर ने की थी। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। फिरोजाबाद में रह के, बैंगल मेकर्स की कास्ट में पैदा होके अगर आप कुछ और करने का सोच भी रहे हो ना, इसका मतलब आप बगावत कर रहे हो, एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज। बगावत करना तो उन्हें बचपन से ही कभी सिखाया गया है। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा और तुम्हें वैसे ही करना पड़ेगा, उन्हें ये सिखाया। सो व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। तो नरेटर कहती है जब मुझे उसकी एक हल्की सी झलक मुकेश में दिखी ना, कि वो हिम्मत रखता है कुछ और करने की, कुछ और काम के बारे में सोचने की, एटलीस्ट एक होप दिख रही है कि शायद इनका फ्यूचर बदल सकता है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। मैं गिराज जाऊंगा, सीखूंगा। पर जब नरेटर ने उसे बताया कि गैराज तो उसके घर से बहुत दूर है, मैं वॉक कर लूंगा, उसने कहा, बट मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। अभी उसकी आंखों में ये सपना जिंदा है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? तो नरेटर ये सब बातें सुन के उससे एक और सवाल पूछ लेती है कि क्या कभी तुमने प्लेन उड़ाने का सोचा? नो, ही सेज। वो अचानक चुप हो गया और जमीन की तरफ देखने लगा। In a small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. तो उसे सडनली एक एम्बेरसमेंट फील हुई कि क्या यार, मेरा सपना देखना इतना गलत है, मैं कुछ गलत सोच रहा हूं क्या? He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. वो अभी तक खुश था अपने मोटर मैकेनिक के सपने से, क्योंकि गाड़ियों को वो अक्सर शहर में आता जाता देखता था, तो उसे लगता था ये ड्रीम तो अचीवेबल है मेरे लिए। बट फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के ऊपर से इतने प्लेन कभी गुजरे ही नहीं जो उसने कभी प्लेन उड़ाने का सोचा। तो इस पॉइंट पे स्टोरी तो नरेटर खत्म कर देती, बट एग्जैक्टली इसका क्रक्स क्या था, कहना क्या चाह रही थी वो मुकेश से? वो मुकेश को एक तरह से एक रियलाइजेशन कराना चाह रही थी कि सपना ऐसा देखो जो अचीवेबल हो। बट कहीं ना कहीं उसके उस प्लेन वाले सवाल ने मुकेश को एम्बैरेस्ड फील कराया, और कहीं ना कहीं मुकेश को ये रियलाइज कराया कि क्या मैं कुछ ऐसा सपना तो नहीं देख रहा जो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो इन दोनों स्टोरीज के थ्रू, मुकेश एंड साहिब आलम की, नरेटर ने हमें दो
उन दो बच्चों की कहानी सुनाई जो अपना बचपन खुल के नहीं जी पा रहे, इससे पहले वो बड़े हो जाए उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी गई है उनके नन्हे कंधों। एंड बुरा लगता है ये सोच के कि कैसे ये स्टोरियां सिर्फ फिक्शन नहीं है, ये हमारे आसपास अगर हम देखें तो कई बच्चों की कहानी। तो इसी के साथ ये चैप्टर हुआ समाप्त। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।